हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल माइंड पर आपका स्वागत है। आज से इस चैनल पर हिंदी व्याकरण से संबंधित एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आएंगे कि संज्ञा क्या है, वर्ण क्या है, सर्वनाम क्या है, संधि क्या है, समास क्या है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे। आशा है ये आपको पसंद आएंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और लिपि क्या है इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा एक माध्यम है, एक साधन है, जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को, भावों को या विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अर्थात यदि हम किसी से बोलकर अपनी बातों को कहते हैं तो वह भी भाषा है, लिख के बात कहते हैं वह भी भाषा है। बोलकर जो बात हम कहते हैं उसको मौखिक भाषा कही जाती है, जो लिख करके बात कहते हैं उसको लिखित भाषा कही जाती है। सभ्यता के विकास के समय में लोग सांकेतिक रूप से भी एक दूसरे से अपनी मन के विचारों को प्रकट करते थे। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, लोगों को ज्ञान बढ़ा, लोगों ने उसको लिपिबद्ध शुरू किया करना, जो आगे चल के भाषा का रूप ले लिया। हम अपनी बातों को किसी के सामने हिंदी में रखते हैं तो वहाँ माध्यम का काम कौन करता है? हिंदी करती है। अगर अंग्रेजी में हम अपनी बातों को रखते हैं तो वहाँ माध्यम का काम अंग्रेजी करती है। इस प्रकार से अंग्रेजी एक भाषा हुई, हिंदी एक भाषा हुई। इस प्रकार से एक परिभाषा निकल कर आती है भाषा की। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम आधुनिक युग में मोबाइल से बात करते हैं, तो अगर हम बोल करके बात करते हैं तो वह मौखिक भाषा हुई। अगर हम मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं किसी के पास, तो वह लिखित भाषा हुई। और अगर उसी पर हम इमोजी डाल देते हैं तो वह सांकेतिक भाषा हुई। उदाहरण के तौर पर अगर क्रिकेट के मैदान में अंपायर एक उंगली खड़ा कर देता है तो उसका अर्थ दर्शक समझ जाते हैं खिलाड़ी आउट हो गया। अगर दोनों हाथ ऐसे उठा देता है अंपायर तो दर्शकों को पता चल जाता है कि छक्का लगा हुआ है। अगर ऐसे कर देता है अपने हाथ को तो दर्शकों को पता चल जाता है कि चौका लगा हुआ है। ये सब सांकेतिक रूप से अंपायर अपने मन की बातों को दूसरों तक, दर्शकों तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोकता है, उसको चलने के लिए आदेश देता है। ये सारे काम सांकेतिक रूप से होते हैं। इस प्रकार से मुख्यतः भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में बोलने वाले की बातों को सुनने वाला सुन करके अगर समझ जाता है कि उसके मन के भाव क्या है, उसके मन के विचार क्या हैं, तो वह मौखिक भाषा हुई। और लिखित भाषा में लिख करके अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है ताकि कोई पढ़ के उसको समझ सके, यह लिखित भाषा हो गई। और सांकेतिक भाषा जो इशारों पर ही कोई भाषा बताई जाती है, कोई बातें बताई जाती हैं, कोई विचार प्रकट किया जाता है, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इन इशारों का भी प्रयोग होता है जिसमें ज़्यादातर मूक बधिर लोग अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं और अगला आदमी सुनकर के समझ लेता है कि यह आदमी क्या कहता है। इस तरह से यह भी एक भाषा है, इसको भी मान्यता है। अब भाषा के प्रकार, पहला है मातृभाषा। जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है, मातृ जोड़ भाषा, माँ, परिवार या आसपास के परिवेश द्वारा प्राप्त भाषा। इसमें बालक अपने माँ द्वारा, अपने परिवार द्वारा या आसपास के पड़ोस के द्वारा जो भाषा शुरू से ही सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। जैसे अगर हिंदी भाषी परिवार में कोई बालक है, शुरू से ही हिंदी भाषा सीख रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, तो वह उसकी मातृभाषा हुई।
अगर बांग्ला भाषी परिवार में बच्चा पैदा हुआ है और वह शुरू से ही अपने माँ, परिवार या आसपास के लोगों के द्वारा बांग्ला भाषा में ही बोलता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, तो वह उसकी मातृभाषा हुई वहाँ पर बांग्ला। दूसरा है राजभाषा। जैसा कि यह भी नाम से ही विदित हो रहा है, राज जोड़ भाषा, यानी कि राजकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कार्यालयों में काम किए जाते हैं, जिसमें सरकारी काम किए जाते हैं, उसको राजभाषा कहा जाता है। जैसे भारत में राजभाषा की दर्जा हिंदी को दी गई है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान के संशोधन अनुच्छेद 343 में ऐसा प्रावधान हुआ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है। तीसरा, राष्ट्रभाषा। किसी भी देश या राष्ट्र में अधिकांश क्षेत्र में अगर जो भाषा बोली जाती है वह वहाँ की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, लगभग भारत के 70% लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसी प्रकार से हर देश का अपना अपना राष्ट्रभाषा होता है। भाषा का चौथा प्रकार संपर्क भाषा। जैसा कि यहाँ भी नाम से विदित हो रहा है कि यह संपर्क करने की भाषा है। जैसे दक्षिण भारतीय कोई व्यक्ति अगर उत्तर भारत में आता है, उत्तर भारतीय व्यक्ति अगर दक्षिण भारत में जाता है, तो भले ही टूटी फूटी भाषा में ही कोई समझे, लेकिन हिंदी वहाँ के भी लोग समझते हैं और यहाँ के भी लोग समझते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संपर्क भाषा हिंदी को माना जाता है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, समझी जाती है और यह संपर्क भाषा का काम करती है। अब हम देखेंगे भाषा का पांचवा प्रकार, प्रादेशिक भाषा। नाम से ही मालूम चलता है कि किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे असम में असमिया भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। इस प्रकार से यह प्रदेश विशेष की भाषा है। ये सारी भाषाएं प्रादेशिक भाषा कहलाती हैं। अब हम भाषा के छठवीं प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उपभाषा। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बोली के बारे में समझ लें कि बोली क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, अर्थात वह भाषा जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हो, किसी खास क्षेत्र में बोली जाती हो, लेकिन जब यही भाषा अपना क्षेत्र का विस्तार कर लेती है तो वह उपभाषा में बदल जाती है। जैसे ब्रज भाषा पहले एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, अवधी भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, मैथिली भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, तब तक वह बोली कहलाती थी। लेकिन जब उसका क्षेत्र का विस्तार हो गया और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगी, साहित्यिक किताबें लिखे जाने लगी, तो वह उपभाषा हो गई। जैसे मैथिली भाषा में विद्यापति जी ने पदावली की रचना की, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना सूरदास ने किया। इस प्रकार से अब यह भाषा उपभाषा का रूप पकड़ ली, यही उपभाषा है। तो आइए अब चलते हैं कि भारत में कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कितने प्रकार की ये क्षेत्र विशेष की बोलियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में हिंदी बोलने का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन सभी जगह एक ही तरह की हिंदी नहीं बोली जाती है। इस प्रकार से पूरे भारत में हिंदी की बोली को कई क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्यतः इसके 5 क्षेत्र हैं। पहला राजस्थानी, इसमें
मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ये हिंदी की बोली है। बोलने वाला लगता है कि हिंदी में ही बात करता है, लेकिन उसके बोलने की शैली कुछ अलग होती है, वह विशुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता है। इस प्रकार से राजस्थानी जो बोली होती है, भले ही वो लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन उसमें बोलने की शैली के हिसाब से उसको अलग अलग बांटा गया है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती। दूसरा प्रकार है बोली का पश्चिमी हिंदी। इसमें बुंदेली, बांगरू, ब्रज, कनौजी ये भाषाएं आती हैं। तीसरा है पूर्वी हिंदी। इसमें अवधी भाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। चौथा है पहाड़ी हिंदी। इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली बोलियां आती हैं। और अंतिम और पांचवा मागधी बोली है, जिसमें मैथिली भाषा, मगही, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका इत्यादि बोलियां आती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ देखा कि भारत में हिंदी बोलने की जो क्षेत्र है वह 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। भाषा और लिपि में गहरा संबंध होता है। जैसे मौखिक भाषा हम बोल तो देते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए किसी विशेष चिन्ह की जरूरत पड़ती है, और इस विशेष चिन्ह को जब खोज किया गया उसे ही लिपि कहा जाता है। इस प्रकार से लिपि की परिभाषा हुई कि प्रत्येक भाषा में लिखने के कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए हमको लिखना है कल, तो हमने कल बोल दिया, लेकिन क क्या है वह एक चिन्ह है, ल क्या है वह एक चिन्ह है, और इन दोनों चिन्हों को मिलाकर के कल शब्द बना। इस प्रकार से वह लिपि हुआ। अब सभ्यता के विकास के क्रम में बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ, जैसा कि प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा। कुछ प्रमुख भाषाएं जिन लिपियों से निकली हैं उनका वर्णन यहाँ दिया गया है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, मैथिली, नेपाली ये देवनागरी लिपि से आई हैं। उर्दू का लिपि फारसी है। तेलुगु, तमिल, पंजाबी, तेलुगु का तेलुगु लिपि है, तमिल का तमिल लिपि है, पंजाबी का गुरमुखी लिपि है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन और स्पेनिश भाषा का लिपि रोमन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के प्रकार के बारे में पढ़ा, भाषा के रूप के बारे में पढ़ा, बोली के बारे में पढ़ा। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। धन्यवाद।